नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और सुबह की पहली बैठक हमारी होती है चंडू खाने की कब से शुरू। और वो चंडू खाना क्या होता है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, आज आखिरी बार बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक लगभग सारे दर्शक हमारे जान गए होंगे और जो नहीं नए आएंगे वो पिछली चीजों से जान जाएंगे। चंडू खाना एक ऐसा आता होता था जहां लोग चंडू का सेवन करते थे। चंडू अफीम का एक बाई प्रोडक्ट होता है और जब तक इस पर रोक नहीं लगी हुई थी तो एक अहाता होता था, उसमें चारपाइयां बिछी होती थी। जो चंडू का नशा इतना मादक, इतना तेज होता था कि बड़े से बड़ा नशेड़ी भी गिर पड़ता था। तो उनके सोने के लिए बाकायदा चारपाइयों की व्यवस्था करती थी। और उसी क्रम में अगर कोई घर जाना भूल गया है तो घर कोई पहुंचाया जाता था अतिरिक्त सेवा शुल्क के साथ। भारतवर्ष एक विशाल चंडू खाना है, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ आप किसी भी तरफ जाए, मतलब चंडू खाना क्यों है, क्योंकि खाना में परग्रहीय बातें होती थी। आप अगर वहां होंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किस लोक की बातें हो रही है, कहीं मैं ब्रह्म लोक तो नहीं पहुंच गया, कहीं मंगल ग्रह से तो ये लोग नहीं आए होंगे। इसलिए क्योंकि वो बातें ही ऐसी होती थी। उन बातों का ना तो सिर रहता था ना पैर। अधिकतर बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह करते हैं उसी तरह की बातें चंडू खाने में होती थी। अब देखिए, आज की बातचीत की शुरुआत हम करेंगे इंजीनियर मोहन बाबू से। ये चीफ इंजीनियर थे तेलंगाना के और मात्र 200 करोड़ की संपत्ति के साथ। इनकी जो फोटोज आई हैं, इनके जो चित्र आए हैं वो चमत्कृत करने वाले हैं। नोटों की गड्डियां हैं, सोने के बिस्किट हैं, चांदी की ईंटें हैं और उसमें मोहन बाबू बैठे हैं। ये केवल एक इसका हाल नहीं है। आपको याद होगा कोई यादव सिंह नाम का एक आदमी था, उत्तर प्रदेश में 800 करोड़ के साथ पकड़ा गया था। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ ये खबरें बनती हैं लेकिन वो कब चुपके से रिहा हो जाता है और क्यों न्याय का, कानून का भय नहीं होता है इन लोगों को। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो हमने नौकरशाहों को देवता बना दिया है। भाई, दूसरे किसी भी देश में इस तरह की घटिया नौकरशाही नहीं होगी या इस तरह की घटिया व्यवस्था ही नहीं होगी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पता नहीं कौन चंडू खाने में कौन लेते थे या चंडू लेते थे कि जो नौकरशाही, जो पुलिस, जो व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को क्रश करने के लिए बनाई हुई थी, आपने एज इट इज उसको स्वीकार कर लिया। उस समय के नेताओं की भी बलिहारी है। आपने अगर उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया तो फिर अंतर क्या होगा और क्यों होगा। इसीलिए मोहन बाबू जैसे लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं। 6,000 रुपए मासिक मात्र से अपनी नौकरी शुरू करने वाला जब रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है तो वो 200 करोड़ छोड़ कर जाता है। 200 करोड़ तो केवल पकड़े गए हैं, न जाने कितने 100 करोड़ उसने छुपा कर रखे हों अपने मालिक के नाम पर, अपनी पत्नी के, किसी रिश्तेदार के नाम पर, अपने ड्राइवर के नाम पर। ऐसे ही होता है। लेकिन किसी सरकारी अधिकारी, नौकरशाह की क्या बात करें जब आपकी संसद ही ऐसे तत्वों से भरी पड़ी है। आपके यहाँ एक लालू प्रसाद यादव हैं जिनके नाम पर आजकल उनके चेले लालूवाद चला रहे हैं। ये महाशय 900 करोड़ का चारा घोटाला कर चुके हैं। एक रूम के चपरासी क्वार्टर से इनकी राजनीति शुरू हुई थी और आज ये कभी सिंगापुर, कभी पटना में रहते हैं तो ये कैरावैन से चलते हैं। इनके बेटे तेजस्वी पैसे ही करोड़पति, अरबपति हो गए थे, तेज प्रताप हो गए थे। बेटियां, आप इनके बचपन की तस्वीरें देखिए, जो कुपोषित से बाल लाल हो जाते थे, ऐसी रागिनी यादव की तस्वीरें हैं, मीसा यादव की तस्वीरें हैं। राबड़ी के घर में मच्छरदानी लगी हुई है और एक चौकी पर ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आज इनको देखिए, और ये किसी एक लालू का सवाल नहीं है। भारत की संसद में आपराधिक मामले वाले सांसदों की संख्या अगर आपको नहीं चौंकाती है तो सचमुच आपके साथ कुछ गड़बड़ है। लोकसभा में लगभग आधे सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि राज्यसभा में यह अनुपात करीब 31% है। और जब मैं अपराधों की बात करता हूं तो वो
अधिकांशतः कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध हैं, नॉन बेलेबल वारंट वगैरह की जिसमें जरूरत पड़ती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। और आपके कुल सांसद 543 हैं, जिसमें आपराधिक मामलों वाले सांसद 251। इसमें से कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले, जिसमें हत्या आती है, हत्या का प्रयास आता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध आता है, अपहरण आता है, हेट स्पीच आता है, 170 सांसद इन मामलों में मुक्ति लाए, यानी वो 31% हैं पूरे लोकसभा के। और आपराधिक मामलों वाले सांसद 251 हैं। कन्विक्टेड सांसद 27 हैं, जो दोष सिद्ध हो गए हैं फिर भी वो सांसद हैं। और मजे की बात यह है कि हत्या के आरोपित 4 हैं, हत्या के प्रयास के आरोपित 27 हैं, और 15 ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है। 2 पर तो दुष्कर्म का आरोप है, अपहरण का 4 पर आरोप है, और हेट स्पीच का 43 पर है। और मजे की बात यह है कि जो जितनी छोटी पार्टी, उसके नेता उतने ज्यादा फंसे हुए हैं। जैसे शिवसेना के 7 में से 5 सांसद यानी 71% संज्ञेय अपराधों में, डीएमके के 22 में से 13 यानी 59%, टीएमसी के 29 में से 13 यानी 45%, तेलुगु देशम के, और देखिए इसमें दक्षिण के राज्यों की कितनी बरकत है, लोग यूपी बिहार को गाली देते हैं, टीडीपी के 16 में से 8 यानी बिल्कुल भाई लोगों ने 50% रखा है। अब आइए जरा उत्तर की ओर चलते हैं। समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 सांसद ऐसे हैं जो दोषी, दोष सिद्ध नहीं हुए हैं लेकिन संज्ञेय अपराधों के आरोपित हैं। कांग्रेस पीछे नहीं है, कांग्रेस के 99 में से 49%। और फिर भला भाजपा या कमल दल कैसे पीछे रहेगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो 240 में से 94 यानी 40% जो सांसद हैं वो आरोपित। राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, जिसमें गंभीर विचारों के लिए लोगों के लिए, लेकिन उसी राज्यसभा में हमने देखा है कि केजरीवाल जी ने किन लोगों को भेजा है, और ऐसे ऐसे कोटे से लोगों को भेजा जाता है। जैसे एमएलसी में कोटे होते हैं, तो एक बार लालू प्रसाद ने किसी हिस्ट्री शीटर को कला और संस्कृति के कोटे से भेज दिया था, है ना कमाल की बात। ये राज्यसभा में अब एक तकरीबन नॉर्मल सी चीज लगती है। राज्यसभा में 31% आपराधिक मामलों वाले सांसद हैं। 226 सांसदों का अगर विश्लेषण करें, कुल संख्या 233 होती है। इसमें से कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले 37 हैं यानी 16%, हत्या के आरोपित 1 हैं, हत्या के प्रयास के आरोपित 4 हैं, और महिलाओं के। ये आपके उच्च सदन की स्थिति है। और यहाँ भी सपा लीड ले रही है 50% उसके हैं। उसके बाद कांग्रेस आ रही है 41% के साथ, फिर डीएमके फिर से है 25%, और कांग्रेस तो मैंने बताया ही 41% के साथ है। भाजपा यहाँ 26% के साथ है, और टीएमसी 22% के साथ बनी हुई है। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो गंभीर अपराध, हत्या, हत्या का प्रयास, रेप, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हेट स्पीच। और गैर संज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल अपराध हैं, जैसे मानहानि, छोटी झड़पें हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, वगैरह वगैरह। लोकसभा में आपराधिक चरित्र वाले सांसदों की संख्या राज्यसभा से कहीं अधिक है। मुझे ये लगता है कि जब जेएनयू में हम लोग पढ़ते थे तो एक पोस्टर बनाते थे नक्सली माओवादी सब, वो ये जो पोस्टर बनाते थे वो तो माओवादी लोग थे। डीएसयू जो माओवादियों का स्टूडेंट विंग है, हालांकि नाम ये लोग गजब गजब रखते हैं, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन। वो लोग संसद पर 3-4 सुअरों को दिखाते थे और सीधे लिखते थे संसद सुअरबाड़ा। बड़ा बुरा लगता था कि यार ये हमारे संसद के बारे में ऐसा लिख रहे हैं, बहुत खराब लगता था। लेकिन ये जब आंकड़े आप देखेंगे जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो आंकड़े मैंने दिए हैं, तो आपको क्या लगता है
ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जरा राज्यवार आइए। उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं, उसमें से 37 भाई साहब आपराधिक मामलों वाले हैं, 25 गंभीर अपराध वाले हैं। बिहार के 40 में 22 आपराधिक, 15 गंभीर अपराध। महाराष्ट्र के 48 में 21 आपराधिक, 13 गंभीर अपराध। पश्चिम बंगाल के 42 में से 19 गंभीर अपराध आपराधिक मामलों वाले और 12 गंभीर अपराध। तमिलनाडु के 39 में से 18 आपराधिक मामले और गंभीर मामले वाले 11 हैं। पार्टी वाइज अगर आए तो भाजपा के 39% सांसद जो हैं वो आपराधिक मामलों वाले हैं और गंभीर मामले वाले 62 सांसद हैं, कुल सांसद 240 में से। कांग्रेस 49% के साथ है, सपा 57%, टीएमसी 45%, डीएमके 59%, टीडीपी 50% और शिवसेना का तो खैर जवाब ही नहीं है 71% के साथ। मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को गरियाने वाले तमाम लोग दक्षिण के राज्यों पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है शायद, और अगर होती भी है तो चुप्पी मानी ठेस होती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं टीपू भैया की ओर। टीपू भैया के पास एक युवक पहुंचा और उसने अपनी छाती पर डिम्पल जी का टैटू बना रखा था। मैं व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ता, लेकिन चूंकि वह सार्वजनिक जीवन में है, वह चूंकि नेता हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि उन पर यह बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन में है और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब 2 लौंडे आए, उन्होंने यहाँ भाभी से आपने कहा था मिलवा देंगे और यहाँ पर डिम्पल जी को बुलवा रखा था। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि राजनीति पतित बनाती है, राजनीति नीच बनाती है, लेकिन इस नीचता और पातित्य की कोई सीमा होगी कि नहीं? लेकिन शायद नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव को देखकर यह नहीं लगता है। एक बार कोई 2 कौड़ी का टुच्चा मौलाना उनकी पत्नी को नंगी कह देता है और वो दयाते निपोड़ते रह जाते हैं, खीसे निपोड़ते। वैसे वो सबकी जात पूछते हैं, वैसे वो बहुत आक्रामक नजर आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, वह व्यक्ति पूरे राज्य के लिए क्या लेगा? हाँ, इस बार जीतने के लिए वह एक प्रयास कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में वो पिछले दिनों रेवती रमन सिंह से मिले। रेवती रमन सिंह बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, सपा में थे, फिर मनभेद हुआ, मतभेद हुआ तो अलग हुए, कांग्रेस में गए और कांग्रेस से अपने बेटे को जितवाया। कल परसों की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रेवती रमन सिंह सामने स्टूल पर रखे हुए हैं, टीपू भैया ऐसे सिकुच के बैठे हुए हैं, सकुच के। अब ये सीधी सी बात है कि अखिलेश यादव बहुत जल्दी में, इसीलिए वो कभी राम मंदिर को कहते हैं कि हम ऐसा मंदिर बना देंगे, वैसा मंदिर बना देंगे, जब सब हो चुका। उसके पहले उनके अब्बा हुजूर राम भक्तों पर गोली चलाते थे, ये भाई साहब आजम खां के पैरों में लिपटे रहते थे, तब इनको ये सब समझ में नहीं आया। अभी भी मथुरा और काशी पर इनके मुंह से एक हर्फ नहीं निकलेगा, लेकिन वैसे इन पर तमाम कृपा रहेगी। और चलते चलते आप लोगों को ये भी बता दूं कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रह रही है। राम जन्मभूमि दान पात्र चोरी मामला हुआ और उसमें एफआईआर हो गई, उसमें कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अब अचानक सभी कांग्रेसियों को याद आया कि अच्छा राम लला भी हैं। जिन कांग्रेसियों के बौद्धिक आवारा माँ बापों ने उनको मंदिर का उल्लेख तक नहीं करने दिया, एंटोनियो माइनो की सरकार ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक व्यक्ति थे, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र किया, वो अजय राय, उनका चेला अजय राय अब वहां जाने को प्रतिबद्ध है। और ये वही अजय राय है जिसके भाई की जिसने हत्या की थी, ये व्यक्ति उससे जाकर मिल गया था। मुख्तार अंसारी की मैं बात कर रहा हूँ। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ये कहा जाता है कि उसकी चोटी काटी गई थी और मुख्तार ने कहा था कि उसकी चोटी काट ले, शिखा। और ये अजय राय
उसी व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने की सोच रहा था। आज की डेट में ये व्यक्ति राम मंदिर को लेकर बड़ा उत्साहित है। सभी लोग उत्साहित हो गए हैं क्योंकि सबको लगता है कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया है और राम मंदिर के नाम पर जो भी हो सकता है उसको कर। लेकिन इस देश की जनता प्रबुद्ध है, चंडू खाना है ये देश, लेकिन 10% लोग या 5% लोग अपने होशो हवास में, और शायद यही वजह है कि ये देश बचा हुआ है। ऐसे होशो हवास वाले लोगों को होश में रहना और भी ज्यादा जरूरी है। और सिस्टम की सफाई कहाँ से होगी, कैसे होगी, इस पर सोचना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिलचट्टों की तरह आप भी जंतर मंतर पर चले जाएं और एक दिन में अपने खाने पीने टेंट वेंट को लेके लगभग लाखों रुपए खर्च करें, लेकिन ये नहीं बताएं कि ये फंडिंग हो कहाँ से रही है। एक मोबाइल शॉप ऑनर जुनैद भला कैसे इनके रोजाना खाने का, और एक और सरदार जी हैं। अच्छा देखिए, दोनों की जुगलबंदी शाहीन बाग से लेके हिलती कारों से लेके अभी तक। चंडू खाने की आज की बात अभी तक की इतनी ही। अगले एपिसोड में और सारी बातें करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चंडू खाने की बातचीत आपको कैसी लग रही है, ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और अगर इसमें आप किसी खास मसले पर सुनना चाहें तो वो भी बताइएगा, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। व्यालोक वाणी को आप सभी अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपकी वजह से हमारी आवाज रेजोनेट हो रही है, जितने लोग हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए आपसे आग्रह है कि ये आप बनाए रखें, ये कृपा बनाए रखें। थोड़ी सी बारिश और तेज कर दें हमारे ऊपर प्रेम की, हमें बारिश में भीगना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप व्यालोक वाणी की सहायता करना चाहते हैं चैनल की, तो आपके सामने QR कोड है, नंबर्स हैं, आप हमें सहायता भी दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।